एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आर एन टेगोर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसके आगे से, जो हमने पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। अब तो प्रीवियस वीडियो में हम ये सब पढ़ चुके थे, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। इसमें बैक्टीरिया हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये देखिए, कई टाइप्स के होते हैं बैक्टीरिया जो हैं। ये रॉड शेप होते हैं, ये बॉल शेप्ड होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियाज हैं, उनके टाइप्स हैं। फिर ये फंगी के टाइप्स दे रखे हैं, यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। आपको इन सभी को ध्यान से देखना है, एक वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लेना एक बार, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि बैक्टीरिया कौन से हैं, फंगी कौन से हैं, तब तक आपको चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इनको सबको आपको ध्यान से देखना है। अब फंगी में कौन कौन है? यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, एपरगलस और ब्रेड माउल्ड, ये सब फंगी होती है। उसके बाद ये देखिए, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, एलेंगिना और टाइपोसोमा, ये सारे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी में ये देखिए, ये एल्गी के टाइप्स हैं, चैमेलमॉस, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, ऑस्ट्रेलिया और फ्यूकस। उसके बाद डिफरेंट वायरस हैं। ये वायरस देख सकते हैं आप, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वैक्सीनिया वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है और HIV वायरस है। तो ये वायरसेस हैं। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये होते तो हैं लेकिन रहते कहाँ हैं? वेयर डू दे लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं बैक्टीरिया की तरह और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सच एज एल्गी एंड फंगी। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। वो हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, कैसा भी इन्वायरमेंट हो। जैसे रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, या आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मीन्स बहुत जो गर्म पानी का जो झरना होता है उसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, तो उसमें भी रह सकते हैं। डेजर्ट में भी और हर्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन की बॉडी में भी पाए जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और कुछ फ्रीली इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड एट बॉटम ऑफ द सी। ये सी के बॉटम में भी पाए जाते हैं, मीन्स समुद्र की जो गहराई में है उसकी तली में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक जो भी मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स जो जैविक पदार्थ होते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, जो कि जीवों से बनते हैं, जैसे एनिमल्स वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। दीज एनिमल ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल्स टू द सॉइल। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मिनरल्स रिलीज़ करते हैं सॉइल के अंदर। जो मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने वाले वो मिनरल्स हैं, वो यही रिलीज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उससे ये मिनरल रिलीज़ करते हैं बाय डीकम्पोजिंग देम। उनको डीकम्पोज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर जो कि मिट्टी पर पड़ा होता है तो वो कुछ दिन बाद डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के कारण, डीकम्पोजिशन के कारण। लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी में लिव इन कॉलोनीज। अमीबा जो होती है ये अलोन मीन्स अकेली रहती है, जबकि फंगी और जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मीन्स ग्रुप में रहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एज
पैरासाइट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो दूसरे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। तो कुछ पैरासाइट भी होते हैं आइदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और जो पैरासाइट होते हैं ये इनसाइड भी पाए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, और आउटसाइड मीन्स बाहर भी पाए जाते हैं। द नोज, थ्रोट मीन्स गला, माउथ एंड इंटेस्टाइन और मैनी एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स आर इनहेबिटेड बाय नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनहेबिटेड मीन्स जिसके अंदर रहते हैं वो, उनके अंदर हम उसे कहेंगे इनहेबिटेड मीन्स निवास करते हैं वो। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हावेवर कॉज डिजीज़, जबकि कुछ जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, उसके कारण डिजीज़ होती है, जबकि कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विच लिव एट अ पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण होता है, जो कि एक पैरासाइट है, दूसरे जीव पर डिपेंड करने वाला है, और ये रहता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे अंदर पाया जाता है। ये मच्छर के कारण फैलता है लेकिन ये पाया जाता है हमारे अंदर, और जब वो मच्छर हमें बाइट करता है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया है मलेरिया का, तो वो उसके जो मॉस्किटो है उसके साथ में और दूसरी बॉडी में जिसमें भी वो बाइट करेगा उसमें चला जाता है। तो इस तरीके से ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ही रहता है और वहीं ग्रो करता है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हमारा क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लीव्स एज वेल एज इन द इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे इन्वायरमेंट के साथ में हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं, अच्छे होते हैं हमारे लिए इन मैनी वेज, वेराज सम अदर हार्मफुल, कुछ हार्मफुल होते हैं एंड कॉज डिजीज़ का कारण बनते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कौन से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका होमवर्क भी है, आपको इसे राइट करना है अपनी नोटबुक में और लर्न भी करना है। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले यूज़फुल के बारे में करना है, उसके बाद हार्मफुल। तो यूज़फुल का देखते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ पर्पज़, कई पर्पस के लिए, कई उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है इन्हें। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़, इन सभी को प्रिपेयर करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन रोल होता है। इन मेडिसिन्स टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स, जो कोई भी बीमारी है, डिजीज़ है, उसकी वैक्सीन या फिर एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है वो बनाने के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है फूड। हमारे फूड में भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है, हमारे फूड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। जो डेड और डिकेड पार्ट्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स शराब होती है, तो अल्कोहल जो है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही बनती है। वाइन और विनेगर जो होता है वो भी इन्हीं बैक्टीरिया के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनता है। इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और एग्रीकल्चर में ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक ये क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ड जो है उसे कैसे बनता है या कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड इज़ प्रोसेस इन विच द लैक्टोज मिल्क शुगर ऑफ द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इन एसिड बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया। देखिए मिल्क जो होता है उसका जो मीठा टेस्ट होता है, एक हल्का मीठा टेस्ट होता है, वो लैक्टोज के कारण होता है, जो कि मिल्क शुगर होती है, जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब हम उसके अंदर कर्ड मिलाया जाता है, जब कर्ड बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा हम कर्ड ऐड करते हैं, दही मिलाते हैं, तो जो मिल्क शुगर होती है मिल्क की, वो कन्वर्ट हो जाती है इन एसिड में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, जिसको कि लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, उन बैक्टीरिया को, जिसके कारण जो उसकी शुगर है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ कर्ड इज़ मेड अप, कर्ड बनता कैसे है वो पढ़ेंगे हम। चेंज तो हो जाती है लेकिन अब वो उसकी प्रोसेस क्या होती है, घर में कैसे बनाया जाता है कर्ड।
कुछ बच्चों को तो पता होगा, लेकिन फिर भी आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो किस तरीके से उसको लिखना है ये सीखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। टू मेक कर्ड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू वार्म मिल्क, एक कम मात्रा में जो है थोड़ा सा अमाउंट लेके कर्ड का वो वार्म मिल्क में, वार्म मीन्स हल्का गर्म जो गुनगुना दूध होता है उसे कहते हैं, तो वार्म मिल्क में ऐड किया जाता है। एंड कीप्स द मिल्क कंटेनिंग वेसल इन वार्म प्लेस, और वार्म प्लेस पे ही उस वेसल को, बर्तन को रखा जाता है जिसमें दही रखा है। द कर्ड इन फैक्ट कंटेन सम बैक्टीरिया, वो कर्ड जो कि उसमें मिलाया जाता है उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऑफ विच लैक्टोबैसिलस इज़ द वन विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और ये कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। देन वार्म मिल्क इज़ मिक्सड विद द कर्ड, जब वो कर्ड के साथ मिक्स होता है लैक्टोबैसिलस स्टार्ट ग्रोइंग एंड कन्वर्ट्स मिल्क शुगर लैक्टोज ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो जब ये लैक्टोबैसिलस हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और जो शुगर पाई जाती है, लैक्टोज जो पाया जाता है मिल्क में, उसको ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस इन टर्न बिगिनस टू मेक द मिल्क थिकर, और इसी के कारण मिल्क थिकर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। आपने देखा है कि दही बनने के बाद में जो मिल्क है वो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाती है। फाइनली कर्ड इज़ मेड, और कर्ड बन जाता है। वंस द कर्ड इज़ मेड इट इज़ ट्रांसफर्ड टू अ कूलर प्लेस, ये बनने के बाद में आपको कूलर प्लेस में ठंडी जगह पे ट्रांसफ़र करना होता है, तभी आपकी मम्मी फ्रिज में रखती है कर्ड को बनने के बाद में, नहीं तो इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, और वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। अदरवाइज द बैक्टीरिया वुड मेक इट सोर बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, और बैक्टीरिया नहीं तो इसे सोर कर देंगे, खट्टा कर देंगे। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये आपको अपनी कॉपी में भी राइट करना है और लर्न भी करना है। इसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी करनी दे रखी है, इसमें आपको कर्ड बनाने की जो प्रोसेस है वो दे रखी है, और यहाँ पे जो इस एक्टिविटी है इसमें मैदा है, इसके अंदर यीस्ट पाउडर डाल के उसके जो बेकिंग करके ब्रेड वगैरह बनाई जाती है उसकी प्रोसेस दे रखी है, ये पढ़ लीजिएगा आप। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में। अब वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं, उपजाऊपन कैसे बढ़ाते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन, सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। द गैस दैट मेक्स अप 78% ऑफ द एयर, और ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत क्वांटिटी में है, एयर में 78% है। Some bacteria and blue-green algae are the only organism that can take nitrogen from the air, और कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है ये ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होने के बाद भी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है। लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। दिस माइक्रोब्स कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, और ये माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर। कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन, जो एयर में नाइट्रोजन होती है उसे एलिमेंटल नाइट्रोजन कहा जाता है, टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और वो चेंज कर देते हैं उसे जो नाइट्रोजन है उसके कंपाउंड्स में, विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट, जो कि प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। फ्रॉम द सॉइल, इन दिस मैनर सॉइल इज़ एनरिच्ड विद नाइट्रोजन, और इस तरीके से सॉइल है वो नाइट्रोजन से एनरिच हो जाती है, संपन्न हो जाती है। एंड कंपाउंड्स एंड फर्टिलिटी इज़ इंक्रीज, और उसकी फर्टिलिटी उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो इसके अंदर खाद वगैरह डाली जाती है, फर्टिलाइज़र डाली जाती है, वो इसीलिए इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डाली जाती है ताकि नाइट्रोजन है उसकी क्वान्टिटी बढ़ सके। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते कैसे हैं ये बैक्टीरिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको करना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जैसे कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है एलिमेंटल नाइट्रोजन कहा जाता है, उसे कंपाउंड में चेंज करना, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करना, उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। सम प्लांट्स हैव
नोडल्स इन द रूट इन विच द बैक्टीरिया ग्रो। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट के अंदर नोडल्स पाए जाते हैं और जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। नोडल्स में गांठें होती हैं, उसकी जो जड़ होती है उसके अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं और उसके अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं। दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, सच एज नाइट्रेट्स, जो कि चेंज करने के बाद नाइट्रेट्स कहलाती है, विच आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होती है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑफ द सॉइल, और ये नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं सॉइल के लिए। एंड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की उनकी जो एबिलिटी होती है, द लेग्यूमिनस प्लांट्स आर कॉमनली यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन, और इसीलिए जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनमें कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेग्यूम्स पाए जाते हैं, तो उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्रॉप रोटेशन में यूज़ किया जाता है। क्रॉप रोटेशन मीन्स रोटेट करके, बदल के क्रॉप को उगाना, एक ही जगह पे हर साल एक ही क्रॉप नहीं उगाई जाती है, चेंज करके करी जाती है, इसीलिए उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। द बैक्टीरियम राइजोबियम लीव्स इन द रूट ऑफ नोडल्स, और जो राइजोबियम है ये रूट में पाया जाता है उसकी नोडल्स में। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड सच एज पीज एंड बीन्स एंड द बैक्टीरिया इज अ सिम्बायोटिक वन। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है ये सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर में था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे पर जो डिपेंड करते हैं अपने पोषण के लिए, उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये जो होता है ये होता है पीज में, बीन्स में, जो फलीदार पौधे होते हैं, दालों के पौधे होते हैं, उनके अंदर जो ये राइजोबियम है ये पाया जाता है। हर किसी प्लांट में नहीं पाया जाता है। जो पीज और बीन्स होते हैं, मटर और फलियां होती हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोडक्शन, वाइन, विनेगर, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोडक्शन में ये काम में लिए जाते हैं। वाइन और एसिटिक एसिड, जिसको कि विनेगर भी कहते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट काम में ली जाती है। वही यीस्ट जो कि हम ब्रेड बनाने में काम में लेते हैं, वही यीस्ट काम में ली जाती है इसके अल्कोहल के, वाइन के और विनेगर के, बियर के प्रोडक्शन में। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन फ्रूट जूस। आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो बनती हैं ये फ्रूट से बनती हैं, या फिर कुछ ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, जैसे जौ होती है, बार्ले, उससे बनती है। तो इसमें क्या किया जाता है, यीस्ट जो होती है उसको नेचुरल शुगर जो पाई जाती है फ्रूट्स के अंदर या फिर कुछ सीरियल्स, अनाज के अंदर, उसके साथ में इसको ग्रो किया जाता है यीस्ट को। जैसे ग्रेन्स कौन से होते हैं, बार्ले, वीट एंड राइस, इनसे बनाई जाती है बियर या वाइन या अल्कोहल। तो इनके अंदर यीस्ट जो है उसकी ग्रोथ की जाती है। यीस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, और जो यीस्ट होती है ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। जो शुगर पाई जाती है इन फ्रूट जूस में और इन ग्रेन्स में, उनको ये अल्कोहल में चेंज कर देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इस प्रोसेस में। जब वो अल्कोहल में चेंज करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और ये जो प्रोसेस होती है इसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन या फिर एक्सप्लेन फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस यही होती है। इफ़ अ वीक शुगर सॉल्यूशन इज़ एक्सपोज टू द एयर, अगर कोई वीक शुगर वाला सॉल्यूशन होता है जिसकी शुगर वीक होती है, आसानी से टूट जाती है, तो अगर उसको एक्सपोज मीन्स खुला छोड़ दिया जाता है एयर में इन सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए, फॉर दिस कम ऑन द सरफेस अपीयर्स एंड द लिक्विड बिगिन्स टू स्मेल ऑफ अल्कोहल। तो ऐसी जो वीक शुगर होती है, इसकी वीक शुगर वाली चीज़ों को एयर में जब छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक स्कम सरफेस दिखाई देती है, एक परत दिखाई देने लग जाती है लिक्विड के ऊपर, और उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे जूस वगैरह हैं, उसको आप काफ़ी दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है, उसमें अल्कोहल की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि ख़राब हो गई है कोई चीज़। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज टीनी यीस्ट सेल हैव
सेटल्ड फ्रॉम द एयर। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो छोटी छोटी यीस्ट सेल होती हैं जो कि एयर के अंदर पाई जाती हैं, वो एयर से आके सेटल हो जाती हैं लिक्विड के ऊपर, जो लिक्विड रखा हुआ है ओपन में, एयर में, एंड हैव ग्रोन, और वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है। मैन हैज़ यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक एल्कोहलिक बेवरेजेस, और इसी का यूज़ मनुष्य ने करना शुरू कर दिया एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में। बेवरेजेस मीन्स जो पेय पदार्थ होते हैं उन्हें बेवरेजेस कहा जाता है। एल्कोहलिक जो कि शराब से रिलेटेड होते हैं, जैसे बियर है, वाइन है। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसेटोबैक्टर आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, और विनेगर की प्रोडक्शन के लिए जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, जिसे कि एसेटोबैक्टर कहा जाता है, जिसको विनेगर को एसिडिक एसिड भी कहते हैं। फ्रॉम एल्कोहल द फंगस एस्पेरेगुलस इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो होती है उसके प्रोडक्शन के लिए एस्पेगिलस जो है वो बैक्टीरिया फंगस है वो काम में लिया जाता है। साइट्रिक एसिड टार्टरी भी बोलते हैं जिसे, विच इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, और ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में काम में ली जाती है जो साइट्रिक एसिड है ये। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं उनके प्रोडक्शन में एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक होते क्या हैं? ये होती हैं एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। आपको जब सर्दी जुकाम होती है, फीवर होती है, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, टैबलेट जो होती है वो, या फिर उसकी जो लिक्विड साइरप होती है वो देते हैं, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में ग्रो करना शुरू कर दिया है जिन्होंने, उसको ये ख़त्म कर देता है, उसको उसकी ग्रोथ को रोक देता है। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज़, और ये डिजीज़ से हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करते हैं, एक फाइटर की तरह काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। द नेम एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। एंटीबायोटिक जो नेम है ये 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है, 2 वर्ड को मिला के, मीनिंग अगेंस्ट लाइफ, और इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट लाइफ मीन्स लाइफ के अगेंस्ट। एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट सर्टन फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये कुछ लाइफ के फॉर्म्स पे के अगेंस्ट ही काम करता है। In 1929, Alexander Fleming was working on culture of disease causing bacteria. जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे 1929 में, वो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, और उन्होंने अपनी एक प्लेट में ग्रीन कलर की माउल्ड देखी। अचानक उन्होंने ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो माउल्ड थी इसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है। इन फैक्ट इट इज़ किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और इसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया को तो उसने किल भी कर दिया था, ख़त्म भी कर दिया था। फ्रॉम दिस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और तब से पेनिसिलिन जो मेडिसिन है, ड्रग है, वो प्रिपेयर की गई, उसे एंटीबायोटिक नाम दिया गया। सून आफ्टर एंटीबायोटिक्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम आइदर बैक्टीरिया और फंगी, और बाद में एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं एंटीबायोटिक्स, उनको आइसोलेट मीन्स अलग कर दिया गया बैक्टीरिया और फंगी से। उन्हें अलग मान लिया गया कि ये बैक्टीरिया या फंगी नहीं है, उन्हें केमिकल में इंक्लूड कर लिया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइनिन आर सम अदर कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के नेम हैं। आप जब टैबलेट लेते हैं तो उनके ऊपर भी ये नाम आता है, एजिथ्रोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, ये आप देख सकते हैं। विच आर मेड फ्रॉम फंगी, जो कि फंगी से बनती है, एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बनती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स सभी के लिए इवनली यूज़फुल होती हैं उनकी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए। प्रिकॉशन टू टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन इन्हें यूज़ करने के टाइम हमें काफ़ी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, नहीं तो ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, ये हमें डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए, अपने आप नहीं लेनी चाहिए। मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। अगर 3 दिन का कोर्स दिया है या 4 दिन का दिया है तो वो हमें कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो ये काम करना बंद कर देती हैं और वेस्ट हो जाती हैं जो पहले की लिए हैं वो। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, और एक्सेस मीन्स ज़्यादा डोज नहीं लेना चाहिए, जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीन बनाने में। इन
your childhood you would have been given injections or drops to promote your body from several diseases. आप जब बच्चे थे, छोटे थे, या अभी भी आपको कुछ वैक्सीन लगाई जाती हैं, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टीका बोलते हैं जिसे, जो कि बीमारियों से आपको बचाते हैं. योर पेरेंट्स वुड टेल यू दैट यू वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़ एंड गिवन स्पेसिफिक वैक्सीन्स फॉलोइंग शेड्यूल्ड एज गिवन बिलो. कि आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि आपको डिजीज़ से बचाएंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, और उनके शेड्यूल जो हैं ये यहाँ दे रखे हैं. कब कौन से मंथ में कौन सी वैक्सीन दी जाती है. 8 to 9 मंथ जो है उसमें डीपीटी, पोलियो और बीसीजी की वैक्सीन दी जाती है. डीपीटी जो होती है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से हमें बचाती है जो डीपीटी है ये. और पोलियो जो है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो से बचाती है. और बीसीजी जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी की बीमारी से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है. 9 to 12 मंथ में आपको दी जाती है एमएमआर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीजल्स, मम्प्स और रूबेला. इन तीनों बीमारियों से बचाती है, इसीलिए इसे एमएमआर नाम दिया है. शॉर्ट फॉर्म है एम फॉर मीजल्स, एम फॉर मम्प्स और आर फॉर रूबेला. 18 to 24 मंथ्स डीपीटी और पोलियो अगेन फिर से 18-24 मंथ्स में डीपीटी दिया जाता है. डीपीटी हमने ऊपर भी देखा था, स्टार्टिंग में 8 to 9 मंथ में भी दिया जाता है, लेकिन ये दोबारा देना होता है क्योंकि उससे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है जब तक इसकी सेकेंड डोज नहीं दी जाती है. तो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया और पोलियो जो है ये भी दिया जाता है. ये 5 साल तक कंटिन्यू दिया जाता है टाइमली, और ये ज़रूरी भी है. Later on, you were given vaccine for typhoid, TT. You might have also heard the pulse polio program for protecting children against polio. आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में सुना होगा थ्रू न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में आपने ऐड भी देखा होगा. अमिताभ बच्चन का ऐड आता है जो बोलते हैं आपको कि पोलियो पीना चाहिए, पोलियो की जो खुराक है वो लेनी चाहिए. तो ये पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है उसी के अंडर में आता है, उसी का ऐड किया जाता है. पोलियो वैक्सीन कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन. ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उसे ओपीवी कहा जाता है. ये माउथ के थ्रू दी जाती है. इसकी कोई जो टीका होता है या फिर इंजेक्शन होता है वो नहीं दिया जाता है. इज़ गिवन टू चिल्ड्रन ओरली थ्रू द माउथ एट द एज ऑफ 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ्स. ये 3 टाइम्स जो है वो दिया जाता है बच्चे को, और उसके बाद भी ज़रूरी होता है, कोई नुकसान नहीं करता है, इसलिए दिया जाता है. व्हाट इज़ अ वैक्सीन. अब वैक्सीन होती क्या है. व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स इंटर अवर बॉडी. ऐसी कोई डिजीज़ जिसमें कि माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं. द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर. इन्वेडर मीन्स आक्रमण करने वाले को इन्वेडर कहा जाता है. एसएसटी में आपने पढ़ा है. तो हमारी बॉडी है वो ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज़ जो है, एंटीबॉडीज़ एक सैनिक की तरह, सिपाही की तरह होते हैं जो रक्षा करते हैं माइक्रोब से हमारी. तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है उनसे फाइट करने के लिए. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट इंटर अगेन. और बॉडी अच्छे से जानती है कि दोबारा अगर ये माइक्रोब इंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उनसे कैसे फाइट करना है. सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी. जब वीक या डेड माइक्रोब हमारी बॉडी में इंटर करते हैं द बॉडी फाइट्स एंड किल दैम बाय द प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़. तो सुटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी उन्हें किल कर देती है. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं और ये हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं, हमारी बॉडी को गार्ड करते हैं. दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स. और इसी तरीके से वैक्सीन वर्क करती है. और ये जो एंटीबॉडी हैं ये वैक्सीन के कारण बनते हैं, तो इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है आपको. सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग चोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. ये वैक्सीनेशन से इन बीमारियों से बचा जा सकता है अगर टाइमली ये ली जाएँ तो. सो अ वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन ऑफ अ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रोब. और वैक्सीन जो है ये एक सस्पेंशन है, मीन्स उसको रोकने का तरीका है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को विच इज़ किल्ड और वीकेंड सो दैट द सस्पेंशन विल नॉट कॉज डिजीज़. और इसीलिए सस्पेंशन के कारण जो है वो डिजीज़ से हम बच जाते हैं. रैदर इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. और ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देती है. द एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. और ये जो एंटीबॉडी होती है ये हमें फिर से दोबारा जब अगर वो माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो उन्हें बचाती है इन आवर बॉडी. सो इफ़ killed or weakened microbes introduced in the healthy body, the body fights and kill the
पैथोगन्स बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके उन्हें किल कर देती है। द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग, और ये लंबे टाइम तक रहती है एंटीबॉडी हमारी बॉडी में। दिस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी को डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचाते हैं। इट वॉज एडवर्ड जेनर हु डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। याद रखिए ये एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने 1798 में पहली वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की थी ये वैक्सीन। ये नीचे पिक्चर दे रखी है एडवर्ड जेनर की, और इन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। अभी हमने जो पढ़ा है इसके अलावा भी अभी चैप्टर में काफ़ी बचा हुआ है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स फूड, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा बचा हुआ है। तो ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ इसे, और बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही क्वेश्चन आंसर, नाइट्रोजन साइकिल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है हर बार मोस्टली, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। और अभी जो मैंने आपको बीच में होमवर्क दिया है वीडियो के बीच में, वो आपको ज़रूर करना है, राइट एंड लर्न करना है। जो भी मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे आपको, वो आपको करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करते हैं। अभी के लिए इतना ही।